हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। वैसे एमसीक्यू जो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखे गए हैं या देखे जाने की संभावना है। एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज के बारे में अच्छा क्वेश्चन बनता है। कितने बरस तक भारत में रहे थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में किस बात का जिक्र किया गया है ना। तो इसका आंसर फिलहाल में आप कमेंट में देना, ऑप्शन आप देख रहे होंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका था। ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना। निगेटिव यहाँ वन थर्ड रहने वाला है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना, क्योंकि बीपीएससी का भी निगेटिव मार्किंग इतना ही होता है। ठीक है, दरोगा का निगेटिव मार्किंग इस बार 1/4 कर दिया गया है 1/10 की जगह। तो आंसर लगा चुके होंगे, इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 को। ये बातें अच्छे से याद रखिएगा। इनके पिताजी क्या थे, तो एक वकील थे और इनकी पढ़ाई भी स्थानीय स्कूल में ही हुई थी। इन्होंने 1867 में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भी इनकी एक पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1883 में। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में छोटी सी बातें थी। आई होप कि इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम इतिहासकार यानी यूनानी इतिहासकार कौन थे, जो यूनान के थे। तो आपको पता होगा हेरोडोटस, इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पिता कहा जाता है। हेरोडोटस ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे, और यही हिस्टोरिका पुस्तक पढ़ के भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर 326 बीसी में भारत पे आक्रमण करता है, और 323 बीसी में बेबीलोन जाते समय उनकी हत्या की जाती है। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहते हैं। तो सिकंदर इन्हीं की पुस्तक को पढ़कर आया था, और इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के बारे में काफ़ी अच्छा बखान किया था। सोने की चिड़िया है, काफ़ी धन दौलत है, तो ये सारी बातें इन्होंने की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। आरआरबी का क्वेश्चन है 2004 का। विक्रम संवत कब शुरू किया गया था। अब यहाँ एक कंट्राडिक्शन है कि यहाँ 57 ईस्वी पूर्व भी दे रहा है और 58 ईस्वी पूर्व भी दे रहा है ना। तो विक्रम संवत एक उज्जैन के शासक थे जिन्होंने शकों को पराजित किया था, और उज्जैन के शासक का नाम यहाँ नहीं मिलता है। उन्होंने ही शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो जिस तरीके से विक्रम संवत होता है उसी तरीके से शक संवत पूछा जाएगा आपसे। ये 78 एडी में किया गया था कुषाण शासक के जरिए, जिनका नाम था कनिष्क। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके अलावा भी पूछा जाता है बात कि बता दीजिए मौर्य संवत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था, और हर्ष संवत के बारे में ही पूछा जाता है। शक संवत का प्रचलन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रुक कर आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, देखना। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशील नहीं था। यानी धार्मिक तत्व देखा गया है लेकिन उनका प्रभाव नहीं देखा गया है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि कपास की खेती भारत इंडस सिविलाइजेशन से ही करता आया है। कपास के लिए काली मिट्टी है ना, दक्कन का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, जिसे काली कपासी मिट्टी, रेगूर मिट्टी या लावा मिट्टी कहते हैं। तो कपास की खेती काफ़ी प्राचीन खेती है। लेकिन अगर तंबाकू की बात करें तो पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। पहली बात है, देखा जाए लौकिक सभ्यता, तो हाँ, वहाँ मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन वहाँ पुजारी थे, पशुपतिनाथ की पूजा होती थी, अगर आपको याद है तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि साक्ष्य तो मिला है लेकिन ये कहीं मंदिर नहीं मिला है। इससे ये नहीं साबित हो सकता कि वहाँ वर्चस्व था। तो ये पहला सही है। दूसरा भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अच्छे से रुक कर क्वेश्चन के बारे में सोचना है, डिटेल में निष्कर्ष निकालना है, उसके बाद ही आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन। मिलान करना है एक सूची को दूसरे सूची से, और ऑप्शन यहाँ नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है,
तो क्वेश्चन चौहद्दी से है। सिंधु घाटी सभ्यता कुछ इस प्रकार की थी, है ना, याद होगा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान। तो कौन कौन सा क्षेत्र था उसको मिलाना है। चलते हैं, पहले चलते हैं मांडा। मांडा कहाँ था? बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दयामाबाद का बात करेंगे तो महाराष्ट्र में होगा, नर्मदा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जल निकास प्रणाली का अभाव था कालीबंगा में। और राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में है ना। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। आई होप कि आंसर आपका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दसराग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इतिहास का पहला अगर कोई युद्ध हो मिलता है तो यही मिलता है, पहला दसराग का युद्ध। यानी जिस समय वर्चस्व विस्तार किया जा रहा था उस समय ये पहला युद्ध हुआ था आर्य और अनार के बीच में। तो ये युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, रावी नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था, है ना। और ऑप्शन में कहीं रावी नदी नहीं है, तो रावी नदी को प्राचीन में परूसनी नदी के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परूसनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत यानी जो हमारा जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर था, यानी अगर कोई लोहार का बेटा पूजा कराता है तो वो पुजारी हो गया, अगर दूसरा बेटा खेती करता है तो वो किसान हो गया, है ना। तो कर्म के आधार पर था। लेकिन वैदिक काल आते आते ये जन्म के आधार पर कर दिया गया था, जो बिल्कुल उचित नहीं था, है ना। और अभी भी जन्म के आधार पर ही है वर्ण व्यवस्था यानी जात व्यवस्था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था धर्मशास्त्र के काल में, है ना। थोड़ी सी बातें यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके बारे में। उत्तर वैदिक काल तथा समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्ण में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो हमारा वेद है ना, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद हमारा सही है, लेकिन वेदों में कुछ बातें ऐसी है जो कंट्राडिक्शन की बात है। वेदों में ही वर्ण व्यवस्था के बारे में बात किया गया जो बिल्कुल गलत है, वो भी जन्म के आधार पर। कहा गया है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण राज्य करेंगे और वैश्य और शूद्र उनकी सेवा करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है ना। आगे चलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम 4 वर्णों के कर्म के विषय में विवरण दिया है कि देवता के सर में ब्राह्मण निवास करते, क्षत्रिय बाजू है, वैश्य धड़ है और नीचे जो है पैर वो शूद्र को माना गया, है ना। तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। तो खैर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही हम लोग जानेंगे, बाकी बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई से बातें होगी। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के बारे में तो सब जानते हैं, है ना। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? बिल्कुल सही, 3रे मंडल में। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बात किया गया है। सोमदेव था 9वें मंडल में। दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है या प्राचीन मंडल कहा जाता है ना। 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। तो ये सारी बातें छोटी छोटी वेद से याद रखनी है, क्वेश्चन आता है वेद से, और ये बीपीएससी के 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क और यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है सारा पीसीएस का ही क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निष्क है, कहीं पे आपको पण मिलेगा, दिनार मिलेगा, कारसापन मिलेगा, तो इतना में से आपको हिंट मिल गया होगा ना कि सोने के सिक्के, ये स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे निष्क। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। अजातशत्रु के बारे में आप जानते होंगे, ये मगध साम्राज्य के हर्यक वंश का शासक है ना, बिंबिसार का पुत्र है। बिंदुसार के बारे में जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य वंश के शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और प्रसेनजीत के बारे में जानते होंगे, बिंबिसार का साला है प्रसेनजीत, है ना। प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया था और काशी को दहेज में दे दिया था, लेकिन जब उनकी बहन का नाम था महाकोसला, लेकिन जब महाकोसला की मृत्यु हो जाती है यानी बिंबिसार मरते हैं, तो उनके वियोग में याद में ये भी मर जाते हैं। तो जो काशी दहेज में दिया गया था वो प्रसेनजीत वापस ले लेते हैं, लेकिन अजातशत्रु जो बिंबिसार के पुत्र हैं उनको काशी चाहिए होता है, तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, यानी मामा के बीच में और भगना के बीच में, है ना। तो क्वेश्चन है कि कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो ऑब्वियस ही बात है
अजातशत्रु के गद्दी पे बैठने के, यानी अजातशत्रु 492 BC में गद्दी पर बैठते हैं और इन्हीं के गद्दी पे बैठने के 8वें वर्ष के बाद यानी 483 BC, अगर आपको याद हो तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और महात्मा बुद्ध के समय अजातशत्रु भी थे और प्रसेनजीत भी थे। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगर जिनका सही है तो ये मान के चलिए कि आप हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी शताब्दी यानी जनपद विकास के चरण पे है। 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो जो हमारा था बड़े राज्य का उदय यानी कि मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद था। और मगध के उदय का कारण क्या था? तो उदय का कारण, आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लोहे का व्यापक इस्तेमाल, है ना। और मगध यानी राजगीर का क्षेत्र आप जानते होंगे, नालंदा चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ था, है ना। और अजातशत्रु ने अवंती के डर से पूरे मगध में घेराबंदी कर दी थी, अभी भी वो दिखता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का व्यापक प्रयोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपका सही जा तो रहा है ना, आई होप कि सारा का सारा सही जा रहा होगा। रिक्स मत लीजिएगा, एक्यूरेसी मेंटेन कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है नोट डाउन कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा के अनुयायी थे जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया के सुदूर पूर्व में किया था? कनिष्क। तो पहले आप हमें ये बता दो कि ये जो कनिष्क है वो किस वंश के शासक हैं? तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक है ना। और इन्होंने ही शक संवत का प्रचलन किया था। और शक संवत का प्रचलन कब किया था ये भी पता होगा आपको, अभी बताया था 78 AD में, यानी गद्दी पे बैठने के तुरंत उसी समय। और यही शक संवत भारत इस्तेमाल करता है। तो कनिष्क किस धर्म का था? तो महायान शाखा। बौद्ध धर्म में एक हीनयान है और एक महायान है। और चौथी बौद्ध संगति के उपरांत ही बौद्ध धर्म 2 भाग में बढ़ जाता है। हीनयान यानी ये मूर्ति पूजा नहीं करता है और महायान जो मूर्ति पूजा करता है, ठीक है। तो अशोक भी इसी के अनुयायी थे, कनिष्क भी इसी के अनुयायी थे और जितने भी राजा हुए सारे महायान शाखा के ही संप्रदाय थे, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त वंश अवधि में था। तो गुप्त वंश किस समय गुप्त वंश आया था? याद होगा, इस तरीके से डेट आपसे पूछेगा और ये कॉमन बात है, ढेर सारा डेट आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो हिस्ट्री का डेट है, फिर पॉलिटी का आर्टिकल है, ये सब के सब याद रखने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं होता है अभी। हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना। गुप्त वंश आया था 319 में और रहा था 500 ईस्वी के आसपास, है ना। लेकिन एक्चुअल में गुप्त वंश की स्थापना 240 AD में होता है। श्रीगुप्त करेंगे और 240 से ये 280 तक रहेंगे और 280 में बैठेंगे इनके पुत्र घटोत्कच और ये 319 तक रहेंगे। और 319 में गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, है ना। जबकि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से जाने गए और सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य थे, जिनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। तो ये सारी बातें एक एक करके आपको इतिहास में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा किस समय आरंभ हुआ था? बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये हमारे समाज की सबसे घिनौनी प्रथा थी जो ब्राह्मणवादी परंपरा से निकल कर आई थी सामने, है ना। तो बाल विवाह की प्रथा कब से आई थी? तो ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल से आई थी। गुप्त साम्राज्य यानी 4ठी शताब्दी, अभी देखें ना 319 से 500 AD, इसी समय बाल विवाह प्रचलन में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं तक, आई होप कि सारी पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से क्वेश्चन के साथ। लाइक करना, शेयर करना, बाय।